नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष बुलेटिन सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने से जुड़े संकल्प पर सदन में चर्चा। सत्ता पक्ष ने की स्पीकर के व्यवहार की सराहना, प्रस्ताव को बताया राजनीति से प्रेरित। विपक्ष ने बताया संसद की गरिमा को बचाने का प्रयास। औद्योगिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय कानूनों और मानकों का पालन करने का प्रयास। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का राज्यसभा में जवाब। अरावली रेंज के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है सरकार। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून का नहीं करती सम्मान। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा का बयान। एसआईआर समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर की विपक्ष के रवैये की आलोचना। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन को कमजोर किया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसद स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछ रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से की गई टिप्पणी पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कानून का शासन बेमानी हो गया है। It is being done not because it is being done because the only state left is West Bengal, where the rules and regulations and the rule of the law has gone for a ride. Has gone for a ride. They have no respect. They have no respect for democratic procedures. They have no respect for political norms. Yes. They don't believe in democratic activities, and they even threaten the judiciary. And even they threaten the judiciary. And recently, a lady chief minister has disrespected a lady president of government of India. Tribal community. And that too, a lady chief minister has disrespected the seat of President of India, who happens to be a lady and a tribal. No respect for law, no respect for judiciary, threatening everybody, and no respect for Election Commission of India. So it is not the government, sir, it is not the government, it is her own activity. And because the government of India works on the rule of law, and because of the rule of law, things are happening like that. राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्रों और संसदीय समितियों के विवरण और प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखने के साथ हुई। इसके बाद सदन में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान विपक्षी दलों ने एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए कार्यवाही में अवरोध किया। एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं नेता सदन ने विपक्ष के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने कल भी विपक्ष के वॉकआउट के बाद कहा था कि विपक्ष की मंशा चर्चा की नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में एसआईआर के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई और सरकार की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रिकॉर्ड पर यह लाना चाहता हूं कि विपक्ष की मंशा, जो मैंने कल भी कही थी, वो कहीं भी चर्चा करने की, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और देश की घटना पर या देश के में चल रही व्यवस्थाओं पर कोई चर्चा करने का इनकी मानसिकता नहीं है, इनका मन नहीं है। अभी इन्होंने चर्चा में
आज एक नया इशू लेकर के आए SIR का। हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 15 से 16 घंटे डिस्कशन हुआ था ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इन्होंने SIR के बारे में भी पूरी चर्चा की थी। लेकिन जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया था। ये इनका रवैया है, इनको कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने कल कहा था कि अव्यवस्था फैलाने में, एनार्की लाने में इनका उद्देश्य है, और डेमोक्रेटिक तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत जो डिस्कशन चलती है उसमें अवरोध पैदा करना, यही इनका उद्देश्य है। आज भी उन्होंने यही काम किया है। मैं इसकी सारे हाउस के तरफ से घोर निंदा करता हूं, जिनका कोई भी उद्देश्य डिस्कशन करने का नहीं है, यह अवरोध पैदा करने का है, और यह निंदनीय है। इसे ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। सरकार देश में दवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा दे रही है। चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना और PLI योजना जैसी अन्य पहलों के माध्यम से इसके लिए प्रयासरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने बताया कि 33 बल्क ड्रग्स के निर्माण के लिए 48 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। Dynamic leadership of Prime Minister Modi, we started a scheme which is called as the Production Linked Incentive Scheme. And this scheme was, it was in PLI, was implemented, and an outlay of 6,940 crores have been kept, which was approved in 2020 by the cabinet and notified. The tenure was from 2020 to 2028-29. The objective is to promote the manufacturing of the key starting materials, that is KSM, and the drug intermediaries and the APIs, and to reduce the import dependence on China. The products which have been identified is 41 bulk drugs. Key progress is that the 48 projects approved for the 33 bulk drugs, the actual investment is 4,814, whereas which is exceeded the commitment. The commitment was 4,329, but we have approved and we have invested 4,814. And cumulative sales is 2,720 crores, and the exports is 520 crores. So to avoid the imports, 2,192 crores imports have been avoided because of this, and the employment generated is 4,896 in persons, and the incentives dispersed is 54,840 crores. I will also like to make it very clear that production started of the penicillin G and clavulanic acid and rifamycin, which were earlier imported. These all three drugs were imported. Now it is being exported. And the project spread to 11 states, mainly Andhra Pradesh and Gujarat. And what happens is, when we start producing a particular drug, API or KSM or DI, China reduces the price of it, and so the import increases. What we have done is that we have put two things: anti-dumping also, duty also, and at the same time minimum import price to maintain the market. Usko maintain karne ka prayas karte hain. So these are the provisions which we have. If I talk about the PLI for the pharmaceuticals, it was 15,000 crores, which was decided by the cabinet in 2024, and in 2021 it was launched. And high value medicines को इसमें हमने जोड़ा था. तो these are the schemes which we are undertaking so that हम आत्मनिर्भरता की ओर जाएं, और उसमें हम प्रयास इस बात की कर रहे हैं कि हमारा अपना API, KSM और DI इस पर हम काम करें, ताकि हमको अपना इंग्रेडिएंट्स मिले और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ इंडिया में हो, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें. इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं. लेकिन हमारा एक्सपोर्ट API का भी, बल्क ड्रग का भी ज़्यादा है इंपोर्ट करने से.
राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यक्रम पर हुई चर्चा का जवाब दिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना ही सही मार्ग है। उन्होंने कहा कि देश का पर्यावरण और प्रकृति हमारी अमूल्य धरोहर है, इसका संरक्षण करना हमारी ही जिम्मेदारी है। साथ ही विकास के मार्ग पर चलते हुए औद्योगिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरणीय कानूनों और मानकों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। निकोबार और अरावली रेंज से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरणीय चिंताओं का पूरा ध्यान रखा है। सरकार ने पूरी अरावली रेंज के संरक्षण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई सुधार किए जा रहे हैं। देश की बायोडायवर्सिटी में एक लंबे समय से हम जानते थे कि इस देश में, कल बहुत सारे सदस्यों ने बोला, हमारे जो डीजी साहब यूपी के हैं वर्मा जी, वो तो बहुत सारे प्लांट्स और वैरायटी के लिए बोलते रहे, लेकिन ये सब हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। इस देश की बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, इस देश की बायोडायवर्सिटी के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, एक्शन प्लान बनाना, इसको हमने करने का काम किया। और यही कारण है कि 2024 में हमने बायोडायवर्सिटी के नए रूल्स बनाए और बायोडायवर्सिटी एक्ट का हमने अमेंडमेंट किया। सबसे बड़ा जो बायोडायवर्सिटी एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, उसका जो एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि जो हमारे देश में पारंपरिक नॉलेज रखने वाले जो आयुर्वेद के लोग हैं, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिनके पास ये नॉलेज है, उनको एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए। और इसके लिए हमने इसको की रिफॉर्म किया। विशेष रूप से हमारे जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको एनकरेज करने के लिए, उनके कल्टीवेशन के लिए, उन मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमने लेकर आए। और उसका जो सबसे बड़ा लाभ है, हम आज जो दुनिया को एक आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी सौगात दे सकते हैं, विशेष रूप से इंडियन सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है उसके प्रोटेक्शन का काम इस अमेंडमेंट के माध्यम से किया। पर एक लंबे समय तक लोग इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हर चीज में ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी जो ये जन विश्वास बिल लेकर के आए, इस जन विश्वास बिल के अंतर्गत भी हमने अलग से भी, जब हम अमेंडमेंट लेकर आए तो हमने जो अननेसेसरी प्रोविजन थे उनको डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया। और उसके साथ ही साथ एक जो बड़ी बात है कि अगर हम भारतीय मेडिसिन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो डिले होती है ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल के लिए, उसके दिनों को भी हमने 180 से कम करके 90 दिन का करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, हमने सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर किया, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, उसकी एसोसिएटेड नॉलेज, रिसर्च के लिए, कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए किया। और मुझे लगता है इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में आयुष, आयुर्वेद में जो काम करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज में काम करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करते हैं, उनको इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। साथ ही अपने विचार और सुझाव सदन में रखे। सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं से गांवों को मजबूत बनाकर विकसित भारत की मजबूत नींव रख रही है, तो वहीं विपक्षी दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों को देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बताते हुए कहा कि केवल कागजों पर योजनाएं बनाने और आंकड़ों से मात्र से गांवों का विकास नहीं होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक ने ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, the rural people were 18 categories of people who survive on these occupational professions. So they have also benefited. Not less than 30 lakh families have been benefited by providing their stipend and even training and even benefiting with modern toolkits, sir. So apart from that, NRLM, National Rural Livelihood Mission, also 4,000 crores were the earlier budget during UPA time. Now it is almost increased to 19,200 crores. Where particularly self-help groups, women, this government particularly not just giving empowerment and welfare to the women, but it is women-led development. This is particularly almost 10.5 women were benefited, 90.09 lakh self-help groups with 9 lakh community leaders. Not just women empowerment, as I said, it is women development empowerment, sir.
and schemes like Lakpati Didi and poverty schemes. Many things have been come in this scheme, sir. And बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने लगातार अवरोध के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। अवरोध के बीच कृषि मंत्रालय से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए गए। सरकार ने कहा कि देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के माध्यम से पूरे देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना देश के 100 जिलों में लागू की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 4 जिलों में इस योजना को लागू नहीं किया है। इसीलिए ये योजना अभी सिर्फ 96 जिलों तक ही सीमित रह गई है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44% ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है। और राज्यों में भी जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहाँ उत्पादकता कम है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहाँ ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए, वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य अरुण भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्य सरकार अगर चाहे तो 100 जिले अपने जिले में, अपने प्रदेश में अन्य जिले भी वो सम्मिलित कर सकती है। राज्य सरकार से माननीय सांसद जी चर्चा करें और राज्य सरकार सहमत है तो वो इन 11 विभाग की 36 योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सकती है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है। पिछले साल 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को दी है उर्वरकों को सस्ता देने के लिए। हम यूरिया की एक बोरी 366 रुपए में दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय। हम डीएपी की एक बोरी 1,350 रुपया में दे रहे हैं, जिनकी कीमत 2,000 रुपया और 3,000 रुपया होती है। 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को देकर उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कृषि योजना के पुनर्गठन पर एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि चावल उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कई कृषि उत्पादों की सूची भी दी जिनमें भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन चुका है। एक जमाना था जब इनकी सरकार हुआ करती थी और हमें PL 480 के अंतर्गत सड़ा लाल गेहूं खाना पड़ता था हिंदुस्तान को, जब यहाँ भेजा जाता था। लेकिन आज मुझे कहते हो खुशी है कि गेहूं के भंडार भरे हुए हैं, हमारे चावल के भंडार भरे हुए हैं, हमारे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी चिंता ये है कि रखेगा, हम पैदा करते जाएंगे, प्रहलाद जी आप रखने का इंतजाम करते जाओ, कोई कमी नहीं रहेगी। और उत्पादन अगर आप देखें तो माननीय सभापति महोदय
देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन के साथ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और सभापति महोदया, ये तो सुन नहीं पाएंगे, 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके भारत चावल के उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1, न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों। मैं दोनों हाथ जोड़ के भारत के किसानों को प्रणाम करता हूँ। जलने वाले जला करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू हुई। सदन ने संकल्प पर 10 घंटे की चर्चा के लिए सहमति जताई। सदन में प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले आसन के अधिकार को लेकर तीखी बहस हुई। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि जब अध्यक्ष को हटाने को लेकर संकल्प आया है तो उनके द्वारा नियुक्त पैनल के सदस्य पीठासीन नहीं हो सकते। लेकिन पीठासीन जगदम्बिका पाल ने व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया। 10 फरवरी 26 को माननीय सदस्यों के द्वारा ये नोटिस आई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों का था। और 2026 को नोटिस आई, लेकिन उस नोटिस में 2025 अंकित था। उस नोटिस में रिजोल्यूशन नहीं था। उस नोटिस नहीं, वो नोटिस है। फिर भी स्पीकर साहब ने उसको कहा कि इसको करेक्ट कराइए। और ये नहीं, उसमें सिग्नेचर रिजोल्यूशन पे नहीं था किसी का। जो बाद में दिया गया वो भी फोटो सिग्नेचर था, जो वैलिड नहीं था। नहीं, मैं एक बार जनरसिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर स्पीकर साहब ने इसके बाद भी कि अगर फोटो कॉपी आपने संलग्न किया और जो आज मूव किया है, जिन्होंने जो मूव किया है, चाहे हमारे तीनों लोगों ने, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, के सुरेश जी और डॉक्टर मल्लू रवि जी, मैं सदन को बता दूं कि ये तीनों सदस्य के दस्तखत नहीं थे, बाद में दस्तखत स्पीकर साहब ने दिया अनुमति। तो इससे साफ जो एडमिसिबल नहीं हो सकता था, जो ग्राह्य नहीं हो सकता था, सुन लीजिए, तो एक सदन में, अरे आप अपने स्पीकर की जेनेसिटी देखिए कि एडमिसिबल होने की, जो ग्राह्यता होने के जो कारण है, अगर वो ग्राह्य नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने खुद अपने ऑफिस से कहा इसको करेक्ट करा लो, इस पे सिग्नेचर करा लीजिए। तो अगर उन्होंने ये अवसर दिया कि अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उन्होंने अगर ग्राह्य किया, खुद उस दिन से आज स्पीकर के चेयर पे नहीं आ रहे हैं, जबकि इसके पहले भी जब 1954 में आया, 1966 में आया, 1987 में आया, उस समय लगातार स्पीकर अपने चेयर पे काम करते रहे। हाई मॉरल ग्राउंड पे ये पहले स्पीकर होंगे जिन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद वो नहीं बैठ रहे थे। तो कम से कम ये पूरा देश इस बात को देखे कि अगर वो आज इस हाई मॉरल ग्राउंड पे इस नोटिस के लंबित रहने तक वो नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मैं कल चाहता था कि इस पर चर्चा हो, इसलिए कि एक स्पीकर जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया और प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद अगर इस चेयर पे नहीं आ रहे हैं, तो उसका निस्तारण होना चाहिए था। ये बात हमने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कही थी कि इसकी सदन में तत्काल चर्चा हो। नहीं, ये चीज़ें हैं। और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी। नहीं, देखिए, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ संकल्प पेश किया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि सदन में सदस्यों के साथ समान व्यवहार न किए जाने की वजह से और संसद की मर्यादा और गरिमा को बचाने की मंशा से विपक्ष की ओर से अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प लाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सबसे पहले विपक्ष के सदस्यों के लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के संकल्प को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने सदन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यकाल में हुए सकारात्मक बदलावों के बारे में जानकारी दी। बाद में अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। और बिरला जी का समय में
आज आप लोग को मालूम होगा कि पुराना रिकॉर्ड को देखिए और नए रिकॉर्ड को देखिए। जो रिफॉर्म्स माननीय ओम बिरला जी के समय में हुआ है, कोई उसको नहीं नकार सकता है। आज मैटर जो 0 आवर में जितने रेस हुए हैं, इतने सालों का रिकॉर्ड हमने देखा है। हाईएस्ट 0 आवर में मैटर ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। रूल 377 आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा रूल 377 ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। मैटर्स अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का अर्जेंट मैटर्स कोई भी रेज करना है, चाहे स्पेशल मेंशन हो, हाईएस्ट नंबर ओम बिरला जी ने इस सदन के सदस्यों को मौका दिया गया है। बाकी जितना आप लोगों का जो संसद के अंदर के बाहर में भी आपने देखा होगा, पार्लियामेंट को पूरा डिजिटल बनाने में, पेपरलेस फंक्शनिंग करने में, ई नोटिस, ई बुलेटिन, ई रिपोर्ट्स, ई ऑफिस, ये पार्लियामेंट को पेपरलेस बनाया पूरा ओम बिरला जी का अध्यक्षता में। मेंबर्स का पोर्टल बनाया गया। उस समय हम लोग भाषण देने के बाद 2 दिन लगता था मेरा भाषण का कॉपी टेलीविजन से निकालने के लिए। अभी हर सदस्य भाषण देता है, तुरंत आपको सोशल मीडिया के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बता सकते हैं कि मैंने ये बात उठाया है, वीडियो आपको अवेलेबल कर देते हैं। हर मेंबर को अपना सुविधा, हर मेंबर को काम करने के लिए जो मदद ओम बिरला जी ने किया है, आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाया है, लेकिन इतिहास गवाह है, हर मेंबर ओम बिरला जी को हमेशा हमेशा धन्यवाद देते रहेगा। मेंबर लोगों के लिए जो ओम बिरला जी ने काम किया है। आप लोगों ने आज जो ऐसा स्पीकर के खिलाफ में जो आपने अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो काम किया है, मैं बहुत दुखी मन से कहता हूं। आज हमारा जो पहले बार चुन के आए एमपी हो या महिला सांसद हो, आप बताइए, मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, सभापति महोदय, जब ओम बिरला जी सबको मौका देते हैं, चाहे वो नए एमपी हो, पुराने हो, महिला सांसद हो, आप पुराना रिकॉर्ड को कंपेयर कीजिए और अभी का रिकॉर्ड को कंपेयर कीजिए। मैं कहता हूं, मैं प्राउडली कहता हूं, हम उस लोकसभा का सदस्य है जिसका अध्यक्ष ओम बिरला जी है। हम लोग फख्र से कह सकते हैं। Sir, I've been in this house for almost 6.5 to 7 years, sir. And in that whole period, Om Birla ji was the Speaker of this house, sir. I've seen how he functioned. The number of bills have been passed in this house, very important bills which changed the country has been passed in the house. Women's reservation, abrogation of 370, triple talaq bill, Bharatiya Nyaya Samhita, many other bills has been passed in this house, sir. Sir, more than that, I've heard what Kiran Rijiju has said about how he has given a lot of importance to 0 over 377, importance to new members to speak also, how much time he has given to them. But more than give productivity, more than giving opportunity to a lot of people, more than the bills that have been passed, I respect him for the way that he has conducted the parliament during the COVID period, sir. Everyone was worried at that time how the parliament will happen. But he made sure that every precaution has been taken so that the smooth conduct of the parliament can happen, the business can go as usual, sir. सभापति महोदय, मैंने कहा कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो यह संकल्प, अविश्वास का संकल्प लाया गया है, ये उन पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है। वास्तव में अगर मेरी राय पूछिएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास के बदले विरोधी दल के नेता के खिलाफ अविश्वास का संकल्प सदन में पेश होना चाहिए। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।